गुजरात के बिलीमोरा स्थित आईटीआई में इको फाउंडेशन द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सार्वजनिक जीवन और रोजगार में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ सिविल और सर्वेक्षक छात्रों को सशक्त बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में ज्ञान प्रदान करता है। इंजीनियर श्री लहुन पेडनेकर ने प्रॉपर्टी कार्ड, 7 बार, प्रॉपर्टी टाइटल, ओपन स्पेस, गार्डन, रेफ्यूज एरिया के बारे में जानकारी दी और कहा कि सिविल और सर्वे क्षेत्र में डिजाइनिंग के लिए सरकार और नगर निगम के नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। अरविंद विरास ने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्केल, प्लान, सेक्शन, कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया, वाटर टैंक, न्यू फुटबुक आदि के बारे में बताया। इंजीनियर धनराज मगरे सर ने ट्रांसपोर्ट कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सिविल और सर्वेयर की क्या आवश्यकता है और उनकी भूमिका क्या है और वे उसके लिए कैसे काम कर सकते हैं, रोजगार के क्या अवसर हैं, इसके बारे में जानकारी दी। छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इससे उन्हें भविष्य में नौकरी पाने में मदद मिलेगी। पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आईटीआई बिलीमोरा प्रिंसिपल श्री पीएस पटेल, विभाग 2, प्रिंसिपल श्री जेबी पटेल, विभाग 2, प्रिंसिपल श्री टीपी पटेल साहब, फोरमैन श्री बीएस टंडेल, पर्यवेक्षक प्रशिक्षक एबी पटेल, एचएम पटेल, एमबी बारी, वीसी पटेल, एमसी पटेल, एसडी पटेल, एसजे महाकाल बहुत मददगार थे। इको फाउंडेशन टीम में श्री अरविंद वीरस, श्री लहू पेडनेकर, श्री धनराज मगरे, श्री शशिकांत कोंडे और श्री सुरेंद्र खेरे उपस्थित थे। हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। इको फाउंडेशन द्वारा सभी छात्रों को स्टेशनरी गिफ्ट दी गई। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मैं डेवलपमेंट के बारे में बोलता हूँ कि जब भी आप सर्वेयर या सिविल ड्राफ्टमैन या इंटीरियर डिजाइनिंग के भी बाहर आ जाते, फील्ड पे आ जाते, तो आपको बहुत अच्छी पे चलनी पड़ती है कि एक्चुअल स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, तो एक्चुअल फील्ड में नहीं होता है। तो उसके लिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी होती है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो रूल्स होते हैं, स्टेट के जो रूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ग्राम पंचायत में अलग रूल्स होते हैं। अगर अपने कोई बिल्डिंग बनानी है तो ग्राम पंचायत में अलग होते हैं, नगर पालिका में अलग होते हैं, महानगर पालिका में अलग होते हैं और नगर परिषद में अलग होते हैं। इसका नॉलेज आपको आना जरूरी होता है। यानी रूल्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स, यानी कोई भी कुछ भी नहीं बना सकता। अगर बिल्डिंग बनानी है तो जो प्लानिंग अथॉरिटी रहती है, तो प्लानिंग अथॉरिटी के रूल्स होते हैं कि ओपन स्पेस कितनी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या क्या होने चाहिए, रूम्स के जो साइजेस होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं और वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑल ओवर इंडिया एक ही होता है। बिल्डिंग कोड में आपको जो स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं वो मिलते हैं। यानी लिविंग रूम साइज क्या होती है, बाथरूम की क्या होती है, टॉयलेट की क्या होती है, किचन की क्या होती है, बाद में बेडरूम की क्या होती है, ये जो साइजेस होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। बाद में लिफ्ट, आपको लिफ्ट कितने माले तक लिफ्ट की जरूरत नहीं होती है, कितने माले के बाद आपको लिफ्ट की जरूरत होती है और लिफ्ट के जो साइजेस होते हैं वो भी स्टैंडर्ड होते हैं कि वही स्टैंडर्ड लिफ्ट आपको मार्केट में मिल जाती है। यानी जो कंपनी है वो स्टैंडर्ड नहीं बनाती, इसलिए मेजरमेंट जो रहते हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। प्लानिंग में मेजरमेंट इम्पोर्टेंट है। बाद में वो बनने के बाद जब भी साइट पे जाते हैं वो लेआउट यानी बिल्डिंग का लेआउट देते समय परफेक्ट देना पड़ता है। अगर 1 इंच भी या इधर उधर हुआ तो सब डायमेंशन एकदम गलत हो जाता है। तो वो इम्पोर्टेंट होता है। हर एक रास्ते को जब भी ड्राइंग करते हैं तो वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक एक्यूरेट डायमेंशन अपने को आपको आनी चाहिए। या बिल्डिंग कोड में जो होते हैं या कोई आपको दिखा देते हैं वो परफेक्ट होने चाहिए। इसलिए रूल्स अलग होते हैं। यानी आप अगर प्लानिंग करते हैं, एक लेआउट बनाना है आपको, बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है तो रूल्स उसके अलग अलग होते हैं। उसके लिए मेन रहता है कि उसका पहला प्लेन सर्वे करके प्लॉट की साइजेस क्या होती है वो देख लो और बाद में जो रोड होते हैं और ओपन स्पेस जो होती है, ओपन स्पेस अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं। यानी जब भी आप मुंबई के देखेंगे तो मुंबई महानगर पालिका है तो महानगर पालिका डीसी रेगुलेशन होते हैं और उनके ओपन स्पेस H/3, H/5 जैसे होते हैं। यानी तो हाइट वर्सेस उनके ओपन स्पेस होते हैं। तो जो जो
30 फीट 44 फीट ऐसे जो रोड्स के स्टैंडर्ड बिल्डिंग होते हैं तो उसके ऊपर ओपन स्पेस होती है, यानी 3 मीटर रोड से 3 मीटर होना चाहिए। अगर कमर्शियल होता है तो 6 मीटर होना चाहिए। ऐसे अलग अलग ओपन स्पेस के जो रूल्स होते हैं वो रूल्स आपको आनी चाहिए, यानी मालूम होनी चाहिए कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो मैं कोई पूछते हैं कोई भी आर्किटेक्ट या कोई तो आपको यही पूछेंगे कि फ्रंट ओपन स्पेस कितना होता है। तो फ्रंट ओपन स्पेस हर एक रोड के बिल्ड के हिसाब से अलग अलग होते हैं और कमर्शियल रेसिडेंशियल के हिसाब से एजुकेशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो वो ओपन स्पेस मालूम होनी चाहिए। बाद में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या लगते हैं वो मालूम चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं सबस्टेशंस, बाद में अब ये देखो यहाँ पे सिक्योरिटी केबिन किया है, कोई भी प्लॉट डेवलप करने से पहले अपने तो सिक्योरिटी केबिन बहुत जरूरी होती है और कंपाउंड वॉल, फिर एंट्री गेट, बाद में रिक्रिएशन ग्राउंड जो आरजी होते हैं वो आरजी फिजिकल जो आरजी देना पड़ता है, यानी रिक्रिएशनल ग्राउंड वहाँ पे जो पेड़ लगाते हैं या बच्चे लोगों को खेलने के लिए वो रिक्रिएशनल ग्राउंड हर एक प्लॉट को देना ही पड़ता है। तो उसके लिए उसके रूल्स अलग होते हैं, या प्लॉट 20% रिक्रिएशन ग्राउंड या 25% या 15%, ऐसे प्लॉट के साइज के हिसाब से आपको रिक्रिएशन ग्राउंड छोड़ना पड़ता है। उसके बाद में सबस्टेशन जो रहता है तो सबस्टेशन अगर 1000 मीटर स्क्वायर मीटर का प्लॉट होता है उसके ऊपर का जो प्लॉट होता है उसको कंपलसरी एक सबस्टेशन देना पड़ता है, क्योंकि वो ये शिकार होती होते हैं यार, यानी क्या हमारे यहाँ। और बाद में सीएफओ जो रहते हैं फायर का क्या रूल्स अलग अलग हो जाते हैं, यानी उसके होते हैं कि रिफ्यूज एरिया कभी देना पड़ता है। तो पहले रिफ्यूज एरिया 24 मीटर के बाद में हर एक को देना ही पड़ता था बिल्डिंग में, लेकिन अभी 32 मीटर अबव रिफ्यूज एरिया देना पड़ता है। वो कैसे होता है कि जो ऊपर का फ्लोर्स होता है उसके 4% रिफ्यूज एरिया देना पड़ता है। अगर रिफ्यूज एरिया की बात करें, रिफ्यूज एरिया से हम तुमने इतने कहे रिफ्यूज एरिया सु रिफ्यूज में आएंगे खबर है तुमने अभिषेक बच्चन साहब रिफ्यूज એટલે કે એક વ્યક્તિને ઉચકીને બીજી જગ્યાએ લઈ જવી એટલે રિફ્યુઝ કરવું કે ઇન કેસ ઓફ ઇમરજન્સી આગ લાગે તો એને કેવી રીતે આપણે બચાવવું, તો એના માટે થોડો સ્પેસ ઓપન સ્પેસ આપવો પડે છે। હવે આપણો ફ્લોર પ્લાન હોય ને, સમજો આ ફ્લોર પ્લાન છે આખો, આની અંદર આપણા કેટલા ફ્લેટ છે 7 ફ્લેટ છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો રોડ સાઈડનો જે આ ફ્લેટ છે ને આ જે ફ્લેટ એ આપણે એને વસ્તુ બનાવવું હોય તો ફક્ત ટેરેસ આપવાની હોય છે। શા માટે કે એને રિફ્યુઝ એરિયા કહેવામાં આવે। મલ્ટી સ્ટોરીની બિલ્ડિંગ હોય 7 માળની ઉપર 10 માળ 20 માળ 25 માળ, તો એવરી 7th ફ્લોર પર કે એવરી 24 મીટર પર આપણે 4% રિફ્યુઝ આપવું પડે। और कमर्शियल बिल्डिंग में अधिक कमर्शियल बिल्डिंग में तो 2 माले का भी रहेगा तो भी रिफ्यूज फ्लोर देना ही पड़ता है। एजुकेशनल बिल्डिंग में रिफ्यूज फ्लोर देना ही पड़ता है। रिफ्यूज एरिया जब भी आग लगी कभी रेस्क्यू करने के लिए क्या आदमी लोग को जमा किया जाता है वो एरिया रहता है रिफ्यूज एरिया। बाद में जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट स्ट्रेचर लिफ्ट अलग होती है, फायर लिफ्ट अलग होती है, बाद में पब्लिक लिफ्ट अलग होती है। और સ્ટ્રેચર ને એટલે શું કોઈ કહે છે સ્ટ્રેચર ને એટલે શું? હોસ્પિટલમાં ગયા છો તમે? હા, તો પેશન્ટને સાના ઉપર લઈ જવામાં આવે? સ્ટ્રેચર પર। એટલે સ્ટ્રેચર એટલે લાંબી જે લિફ્ટ હોય જે આખી ટ્રોલી એમાં આવી શકે એને કે સ્ટ્રેચર સમજ્યા? અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પર પણ સ્ટ્રેચર લિફ્ટ લગાવવામાં આવે છે, કારણ કે એમાં શું હોય છે કે ડેન્સિટી વધારે હોય છે, સ્ટુડન્ટો એક સાથે જઈ શકે 10-15, એટલે એવી મોટી લિફ્ટ લગાવવામાં આવે છે। ये जो प्लानिंग बनाने के बाद जो टोटल अपना प्लानिंग वगैरह बनाने के बाद एक प्लान बन जाता है, अभी वो अप्रूवल लेना पड़ता है, कोई भी कॉर्पोरेशन का अप्रूवल लेना पड़ता है। इसके लिए सबमिशन करना पड़ता है कि कॉर्पोरेशन में सबमिशन, आपके पास कोई क्लाइंट आया तो बोला कि मुझे ये प्लॉट पे बिल्डिंग बनाना है, तो आपने सब किया, प्रिंटेबल सर्वे करके उसका सब प्लानिंग और बना दिया, अभी आपका प्लान्स रेडी हो गए। तो प्लान्स रेडी होने के बाद आपको अभी क्या लेना पड़ता है कि वो अथॉरिटी जो रहती है, प्लानिंग अथॉरिटी यानी कॉर्पोरेशन रहेगा या कलेक्टर रहेगा या प्लानिंग अथॉरिटी रहेगी, उसका जो अप्रोच लेना पड़ता है। अभी जो मुंबई में अप्रोच होते हैं वो ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन आपको सबमिट करना है, तो सबमिट करते समय आपको जो डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, यानी मेन डॉक्यूमेंट्स उसमें होता है ओनरशिप डॉक्यूमेंट। ओनरशिप डॉक्यूमेंट 7 बाय एक्सट्रैक्ट होता है, प्रॉपर्टी रजिस्टर कार्ड होता है या कन्वेंस डीड होता है। उस वहाँ पे जो आपको एरिया दिया जाता है, यानी प्रॉपर्टी रजिस्टर कार्ड में या 7 बाय 12 एक्सट्रैक्ट के साथ 12 वहाँ पे जो ओनर रहते वो ओनर आपको प्रूव करने पड़ते हैं कि यही ओनर है और यही ओनर आप प्रपोजल सबमिट करा है और उसने ही आपको अपॉइंट किया है, यानी आर्किटेक्ट या जो लाइसेंस होल्डर होते हैं उनको अपॉइंट किया है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपको स्टडी करने आनी चाहिए जो प्रपोजल सबमिट करने के पहले। ये प्रॉपर्टी એસ્ટ્રેટ અને 7/12 ની વાત કરીએ તો આમાં ખેડૂત વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે? હાથ ઉપર કરે એકદમ સ્ટ્રેટ એકદમ ઉપર યસ। હવે 7/12 છે ને 7/12 તમારી જે પોતાની જે ખેતીની જગ્યા હશે ને એમાં 7/12 નો ઉતારો હશે। હવે તો ઓનલાઈન પણ મળે છે। તો એની અંદર છે ને તમારું નામ હશે, તમારો પ્લોટનો સિટી સર્વે નંબર હશે, હિસ્સા નંબર હશે, પ્લોટ નંબર હશે અને તમારો એરિયા હશે। એટલે 7/12 કહેવામાં આવે છે। सर्वे जो आप सर्वेयर और सिविल ड्राफ्टमैन करते हैं उनको तो 7/12 स्टडी करने के लिए आना ही चाहिए। आप देखो ऑनलाइन भी 7/12 मिलता है, आपके घर पे रहेगा तो वो स्टडी कैसे करते हैं वो देख लो कि उसमें एरिया कैसे दिया जाता है वो देख लो। अभी स्क्वायर मीटर में यानी आर हेक्टर आर और स्क्वायर मीटर में दिया जाता है कोई एरिया, पहले एक्चुअली हेक्टर में दिया जाता था ऐसे। तो उसको कन्वर्जन भी करना आना चाहिए कि फीट में स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में जो कन्वर्जन करते हैं वो भी करना आना चाहिए। आर क्या होता है, जो यूनिट्स होते हैं जो यूनिट्स आपको स्टडी करने चाहिए वो आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं कि जब भी आप एरिया स्टडी करते हैं तभी यूनिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप 7/12 स्टडी करने के बाद 7/12 जो 2000 स्क्वायर मीटर है तो 2000 स्क्वायर मीटर के ऊपर आप प्लानिंग बना रहे हैं और वो प्लानिंग बनाने के बाद आप सबमिट करते समय दूसरी बात है उसको नॉन एग्रीकल्चर। अगर आपको बिल्डिंग बनाई क्योंकि अपना पूरा इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर करके कंट्री है तो सब जगह एग्रीकल्चर 7/12 जो रहता है 7/12 एक्सट्रैक्ट रहता है उसके ऊपर एग्रीकल्चर लैंड करके होते हैं, उसको नॉन एग्रीकल्चर करके लेना पड़ेगा तो ये आपको डेवलपमेंट वहाँ मिलती है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि आपका प्रॉपर्टी रजिस्टर कार्ड कहाँ होता है वहाँ अगर नॉन एग्रीकल्चर है तो आप ये प्रपोजल के साथ सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉन एग्रीकल्चर करना है तो कलेक्टर के पास जाना पड़ता है, यानी कलेक्टर को प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है कि वहाँ मैं अभी नॉन एग्रीकल्चर करके वो प्लॉट डेवलप कर रहा हूँ। तो वो इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट रहता है। बाद में आपकी जो अंडरटेकिंग रहते हैं एरिया एफिडेविट्स रहते हैं कि मेरा इतना ही एरिया है और मैं ही ओनर हूँ उसका, ये सब डॉक्यूमेंट्स जमा करके आपको बीएमसी में या कोई भी कॉर्पोरेशन में सबमिट करने के बाद आपका एक स्क्रूटिनी हो जाता है। वो भी अभी ऑनलाइन ऑटो डीसीआर करके ये आया है, कंसेप्ट आया है, उसमें ऑनलाइन आपका पूरा प्लान स्क्रूटिनी हो जाता है, यानी ओपन स्पेस आपने किए कि नहीं बाकी सब कुछ किए कि नहीं तो परफेक्टली वो स्टडी करके आपको एक रिपोर्ट दे देता है कि अगर कुछ भी आपको रिक्रिएशन ग्राउंड आपने 20% से कम किया रहेगा तो उधर ये आ जाता है कि डेविएशन आ जाता है। कि डेविएशन में क्या रहता है कि वहाँ पे आगे तो वो आपको करेक्ट करना पड़ता है। अगर प्लॉट की साइज अपनी गलत नहीं रहेगी तो उसका भी आता है कि प्लॉट का एरिया जो आता है वो आपका 2000 स्क्वायर मीटर है और आपके प्लान में गलती से 2500 निकाली है तो उसमें भी डेविएशन आ जाती है कि आपका करेक्ट हो। तो ये जो नए जब एप्लीकेशन आए वो भी आपको स्टडी करनी इंपॉर्टेंस होती है। कहाँ भी आप अगर जॉब के लिए जाते तो प्री डीसीआर ड्राइंग ऑटो डीसीआर ड्राइंग करके नए अभी एप्लीकेशन आए वो स्टडी करने की जरूरत है। तो आपको अगर आप उधर रन करते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि आपने किधर गलती की है। ओपन स्पेस भी किधर भी कम दिया रहेगा वो भी आपको हो जाता है। कार पार्किंग भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कार पार्किंग भी आपने किधर कम किया है वो भी आ जाता है कि आपने रिक्वायर्ड कार पार्किंग कितने और कितने कम किए। तो ये सब आप जब भी फील्ड में आ जाते हैं तो आपको स्टडी करनी जरूरी होती है। आप स्कूल में कॉलेज में आप प्लानिंग बाकी साइड पे सर्वेयर और कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल फील्ड में आते समय आपको ये स्टडी जो यूनिट्स रहते हैं या बाकी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको स्टडी करके दें। और कुछ आपको अगर पूछना है દરેક વિદ્યાર્થીઓ જીવનમાં હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું, પૂછતા શીખો। જેટલા તમે સવાલ તમને આવે ને એટલા સવાલ તમે પૂછશો તો જ તમને જોબ મળશે અને જોબ મળશે તો તમને નોલેજ મળશે। એટલે તમે દરેક જગ્યાએ જશો
ટેમ્પલમાં જશો, સમજો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે સોમનાથ મંદિરમાં ગયા, તો સોમનાથ મંદિરમાં ગયા તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે જેવા આપણે એન્ટર થઈએ તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર આખું શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ છે, ત્યાર પછી ગાર્ડન છે, ત્યાર પછી એક પૂજા કરવા માટેનું એ છે, આપણે શું કહે છે વ્રત જે કરે એના માટે એક ચોતરો બનાવેલો, રાઈટ? ત્યાર પછી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર કોઠીઓ છે અને પછી મેઇન મંદિર છે. એટલે ક્યાંય પણ તમે જાઓ તો એ તમારા માઇન્ડમાં આખો પ્લાન ફિટ થઈ જવો, રાઈટ? કારણ કે આપણે આર્કિટેક્ચર ફિલ્ડમાં છીએ, સર્વેયર ફિલ્ડમાં છીએ, સિવિલ ફિલ્ડમાં છીએ. આપણે જઈએ તો આપણને ખ્યાલ આવી ગયો હોવો જોઈએ કે અહીંયા ડોર એન્ડ વિન્ડો કેટલા છે, વિન્ડોની સાઇઝ કેટલી છે, ફ્લોર હાઇટ કેટલી છે. સ્ટેજ ડિઝાઇન કરવાનું હોય તો સ્ટેજ ડિઝાઇન કરવા માટે સ્ટેજની હાઇટ હંમેશા ઉપર હોય છે, રાઈટ? ઇવન થિયેટરમાં જઈએ તો થિયેટરમાં પણ સ્લોપ ટુવર્ડ્સ આપણે સ્ક્રીનનો હોય છે. એ બધા પોઈન્ટ્સ તમારે હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું. આપણે યુટ્યુબ જુઓ તમે, પણ યુટ્યુબમાં ટેકનિકલ જ તમારે જોવાનું. ટેકનિકલ એ એક સ્ક્વેર ફીટ કેટલા મીટર, બરાબર? હવે મને કહો 1 મીટર બરાબર કેટલા ફૂટ? ઓ આ તો બેઝિક સબ્જેક્ટ આપણે બેઝિક છે 8 બાય 28 13 84. સોરી 3 બાય 28 13 84. 3 મીટરમાં પિક્ચર એટલે ફીટ 1 મીટર હા બરાબર 3.28 હા હા 30 3 ફૂટ છે, હા 3 ફૂટ 3 ઇંચ એ લાંબી છે, હા રાઈટ? એવી રીતે સ્ક્વેર મીટર પછી સ્ક્વેર ફૂટ એ આપણને ખ્યાલ હોવો. સેક્શન ડ્રો કરવું શા માટે જરૂરી છે? સેક્શનમાં માટે શું જોવા મળે? હા બોલો. સેક્શનમાં આપણને હાઈટ જોવા મળે, ફ્લોર હાઈટ. આ દેખાય આપણને ફ્લોર હાઈટ? ફ્લોર હાઈટ આ જે લેન્ડિંગ થી લઈને આ લેન્ડિંગ સુધી છે 3.05 એ ફ્લોર હાઈટ આપણને જોવા મળે, રાઈટ? એમાં આપણને બીમની સાઈઝ જોવા મળે, પછી ડોરની હાઈટ જોવા મળે. અચ્છા, સ્ટેરકેસમાં રાઇઝર્સ કોને કહેવાય? કોને કહેવાય? રાઇઝર. હા, પગ આપણે મૂકીએ એને રાઇઝર્સ કહેવાય કે આપણે જે ઉઠાવીએ એને રાઇઝર્સ કહેવાય? રાઈટ. અને જે મૂકીએ પગ જેના પર મૂકીએ એને શું કહેવાય? ટ્રે. બરાબર? મિનિમમ રાઇઝર્સની સાઇઝ કેટલી હોય ખબર નહીં મને? રાઇઝર્સ ક્યાં રાઇઝર્સ છે અહીંયાથી અહીંયા સુધી એની હાઈટ કેટલી હોય મિનિમમ? મિનિમમ 4 ઇંચ અને મેક્સિમમ કેટલી હોય? 7 ઇંચ. 7 ઇંચ એટલે બહુ થોડી હાઈટ થઈ જાય, પણ 7 ઇંચ સુધી ચાલે. સિમિલર બ્રેડ મિનિમમ 0.20 10 ઇંચ હોવું જોઈએ અને મેક્સિમમ 1 ફૂટ. ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ખાસ કરીને બ્રેડ મોટા હોય કારણ કે ત્યાં સ્ટુડન્ટો દોડતા હોય એટલે પડી રહે. એવી જ રીતે લેન્ડિંગ અને મિડ લેન્ડિંગ, આ જે આપણે જેના પર ઊભા રહીએ એને લેન્ડિંગ કહેવાય અને પછી સ્ટેજ જેની ઉપર જઈએ એને મિડ લેન્ડિંગ કહેવાય, રાઈટ? એવી જ રીતે આ જે પોર્શન જે છે આ હેચ કરેલો ટોયલેટ ફેસિલિટી વચ્ચેનું જે પોર્શન છે એને શું કહેવાય? હા જોરથી બોલો. શું કહેવાય? શા માટે આપવામાં આવે છે? સંસ્થા માટે આપવામાં આવે છે. હા, સંઘ એ માટે આપવામાં આવે છે કે જે પાઇપલાઇનનો જે સ્લોપ આપણે આપવામાં આવે છે એ એની અંદર આવી જાય અને પછી આની અંદર પાઇપલાઇન છુપાઈ જાય અને આપણે જે કમોડ બેસાડીએ ડબ્લ્યુસી બેસાડીએ એની જે થિકનેસ હોય છે એની અંદર ફિટ થઈ જાય એટલે સંઘ અહીં આપવામાં આવે છે, રાઈટ?
मेन इम्पोर्टेंस उसका रहता है कि वाटर प्रूफिंग जो रहता है, क्योंकि वहाँ पानी आ जाता है, तो वाटर प्रूफिंग करने के लिए कोई जगह मिलना चाहिए, उसके लिए वो संक रखा जाता है 8 इंच की, जो इंग्लिश टॉयलेट पर बिठाते हैं उसके लिए 8 इंच का रहता है, और वो जो इंडियन कमोड बैठाते हैं उसके लिए वो अलग ऐसा एल शेप में रहता है। और ट्रेड और राइजर जो रहते हैं वो रेसिडेंशियल के लिए मिनिमम रहते हैं, यानी 4 इंच और ऐसे 0.2 होनी चाहिए। और कमर्शियल जो बिल्डिंग होती है उसके लिए ज़्यादा राइजर चल सकता है। नमस्कार। कॉम्बिनेशन की तरफ से भी रिप्लाई ने बोला इलेक्ट्रिकल के बारे में बोलना चाहूँ तो मैं एक्चुअली बेसिकली बेस्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट में मैं जूनियर इंजीनियर हूँ, और उसके हिसाब से मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई में सिविल इंजीनियर या ड्राफ्टमैन का क्या रोल है, क्या क्या काम होता है उनके लिए? तो जो सबस्टेशन डिजाइन होता है उसका जो ड्राफ्टिंग है, जैसे कि हर सर्वेयर का भी रोल है, क्योंकि प्लॉट आता है हमारे पास, वो प्लॉट का सर्वे करके हमारा जो है स्टेट डिपार्टमेंट, वो स्टेट डिपार्टमेंट वो सिविल जो हमारा डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग, उनके पास वो सब भेजने के बाद में ड्राफ्टमैन भी साइट में विजिट करते हैं, उसके बाद में वो डिजाइन करते हैं, फिर वो अप्रूवल लेके, फिर जो सिविल इंजीनियर का रोल है कि वो कंस्ट्रक्शन करना, वो हमारा रोल। लेकिन लोगों को लगता है कि इसमें सिविल ड्राफ्टमैन का क्या रोल है, ये एक चीज है। दूसरी एक चीज है कि ट्रांसपोर्ट, अभी बस ट्रांसपोर्ट तो आपके गुजरात में भी है ट्रांसपोर्ट, तो वहाँ पे सिविल ड्राफ्टमैन, सर्वेयर, स्टेट डिपार्टमेंट, इनका क्या रोल? तो जो उनके लिए जो बेसिक नीड्स है कि प्लॉट कौन सर्वे करेगा, सर्वेयर प्लॉट सर्वे करेगा, स्टेट डिपार्टमेंट वो सब हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करेंगे। उसके बाद में अगर प्लॉट की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमारे डेपो में क्या क्या कंटेंट्स है ट्रांसपोर्ट के लिए, कि हमारे जैसे कि 3500 बसेज हमारे दिन में चलती है मुंबई में, तो उनके जो ड्राइवर्स कंडक्टर्स है उनका जो सेंटर है, मतलब रिलीफ सेंटर हम लोग बोलते हैं कि वो आए तो बीच में उनको गैप रहता है, उसके लिए सेंटर बनाते हैं। ट्रैफिक मीटिंग रहता है हमारा, जो ट्रैफिक के कंट्रोलर है पूरे की, जो पूरा कंट्रोल करते हैं सब बसेज का, वो है। सेकंड थिंग कि जो उनके ऊपर ऑफिसर है, उनका ऑफिस है, उनको बसेज क्लीनिंग है, गैरेज है, तो ये जो रिक्वायरमेंट है, फ्यूल शेड है, तो ये पूरे डेपो में जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके बारे में जो डिजाइन करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही करते हैं। तो सिविल ट्रांसफॉर्म को पूरा डिजाइन करके बाय रूल कि हमारा मिनिमम 20,000 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट होता है, जैसे हमारे 27 प्लॉट है बॉम्बे में, इनके अंदर ये सब कंटेंट है, फ्यूल शेड है, रिपेयर शेड है, टायर शेड है, हमारा खुद का वर्कशॉप है दादर में। तो ये जो अब 20 साल से हम लोग अभी वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से सिविल ड्राफ्टमैन का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे कि अभी सिविल ड्राफ्टमैन करने के बाद आप बाहर जाओगे तो 2 फील्ड होती है, एक स्ट्रक्चरल में जाते हैं, एक आर्किटेक्चरल के पास जाते हैं। तो इंजीनियर और आर्किटेक्ट इनके बीच की जो ये है वो सिविल ड्राफ्टमैन है, तो उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये सब चीज हमारे बीएसटी में इनका जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे यहाँ पे वैकेंसी होती है, जो आप लोग खास तौर पर आएंगे बाहर कभी तो देखना, तो ड्राफ्टमैन के लिए वैकेंसी होती है, सर्वेयर के लिए वैकेंसी होती है, तो आप कभी आओ तो आपको पास आउट होने के बाद जॉब मिलने के लिए फायदा हो। थैंक यू।